हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज वॉकिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। यानी कि सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में कभी विफल नहीं हुए, कभी जिंदगी में निराश नहीं हुए, कभी जिंदगी में हारे नहीं। सक्सेस का मतलब ये है कि हजारों आपको हार मिली हो, लाखों आपको हार मिली हो, पर आप फिर उठ खड़े हुए उसी जोश और जज्बे के साथ अपनी पिछली गलती से, पिछली हार से सीखते हुए और आगे बढ़े, तब जाके आप सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान देते हुए अपनी पिछली सारी मिस्टेक्स से सीखते हुए हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। शुरुआत करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल। अब देखो, जिन बच्चों ने अभी तक इस पैसेज को आज वाले इसको अटेम्प्ट नहीं करा है एडिटोरियल को, तो पहले जाओ कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाके टेलीग्राम चैनल पे पहले इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके खुद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, खुद पहले समझो पैसेज को, उसके बाद यहाँ पे आके इसकी पूरा वोकैब वगैरह के साथ में इसको अंडरस्टैंड करो। बिकॉज जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ मेरा पढ़ाया हुआ समझ रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के लिए आपको खुद को प्रैक्टिस करना जरूरी है। और अगर आप डेली एडिटोरियल को भी एक मॉक टेस्ट की तरह ही देखते हो ना, तो आप इंप्रूवमेंट जरूर देखोगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड अ क्रूशियल फेज ऑफ इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। बोल रहे हैं हिंदुस्तान का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसने क्या किया है, उसने अपना जो स्पेस फ्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट वाला मिशन है, उसके क्रूशियल फेज यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज में हम दाखिल हो चुके हैं, कदम रख चुके हैं। At 10 a.m. on October 21, the Indian Space Research Organization ISRO commenced the first uncrewed developmental flight of its गगनयान। बोल रहे हैं 21 अक्टूबर की सुबह के 10 बजे थे जब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहला अनक्रूड मतलब बिना किसी इंसान के एक डेवलपमेंटल फ्लाइट, जिसका नाम क्या था, गगनयान, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा। और ये अभी तो अनक्रूड था, अभी इसमें कोई व्यक्ति नहीं था, बट ये किसका पार्ट है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन का पार्ट है। उसको लॉन्च किया कहां से, श्रीहरिकोटा से। डेजिग्नेटेड TVD-1, जिसका नाम क्या दिया गया है, TVD-1। द लॉन्च व्हीकल, अ सिंगल स्टेज रॉकेट कैरिड अ क्रू मॉड्यूल फिट विद अ क्रू एस्केप सिस्टम। अब थोड़ा सा ये टेक्निकल टर्म्स है। बोल रहे लॉन्च व्हीकल होता है एक डिवाइस होता है जिसके जरिए जो रॉकेट्स हैं इनको लॉन्च किया जाता है, इनको भेजा जाता है अंतरिक्ष में। ठीक है, पुश दिया जाता है। तो बोल रहे जो लॉन्च व्हीकल वो क्या था, एक सिंगल स्टेज रॉकेट था। कैरिड अ क्रू मॉड्यूल, उसने क्रू मॉड्यूल को फिट विद, जिसके अंदर की क्रू एस्केप सिस्टम फिट किया गया है, उसको कैरी किया टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 12 किलोमीटर। ये कितनी हाइट तक, 12 किलोमीटर की हाइट तक उसको लेकर गया। There the CES detached itself with the crew। फिर वहां पे ये जो क्रू एस्केप सिस्टम CES था, उसने अपने आप को उससे डिटैच कर लिया। ठीक है, क्रू मॉड्यूल फ्रॉम द रॉकेट एंड क्लाइम्ड अप टू, और फिर उसके बाद में ये रॉकेट कितना आगे चढ़ा, 17 किलोमीटर और ऊपर गया। 12 किलोमीटर पहले गया था, दोनों साथ में जुड़े हुए थे। फिर 12 किलोमीटर पर CES जो है वो डिटैच हो गया और जो क्रू मॉड्यूल था वो और आगे गया 17 किलोमीटर। In response to a command, the CES separated from the crew module। और ये जो CES है वो एक कमांड भेजी गई थी यहां से, उसके रिस्पॉन्स में वो अलग हुआ था क्रू मॉड्यूल से। Leaving the module to reorient itself before dropping over the Bay of Bengal। जिसकी वजह से जो ये मॉड्यूल था वो ओरिएंटेशन मतलब कि एक सीमा पे स्थापित कर पाना, अपने आप को एक जगह पे स्थापित कर पाना। ठीक है, तो रीओरिएंट मतलब दोबारा स्थापित कर पाया अपने आप को, और फिर उसके बाद में वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर गया। इट्स डिसेंट वॉज स्लोड फर्स्ट बाय ड्रोग पैराशूट्स। तो पहले जो इसकी गिरावट थी, यानी कि जब वो नीचे बे ऑफ बंगाल में गिर रहा था, तो उसका जो गिरने की स्पीड थी वो पहले कंट्रोल किसके द्वारा की जा रही थी, ड्रोग पैराशूट के जरिए। ठीक है, ड्रॉग मतलब होता है एक कोनिकल शेप या फनल शेप के पैराशूट्स जो होते हैं, ऐसे आपने देखे होंगे ग्लाइडर्स जो होते हैं उनमें इस तरीके की शेप के पैराशूट्स होते हैं, गोल से आकार के। ठीक है, तो वो गोल आकार का जो
पैराशूट था उसके द्वारा पहले उसकी फ्लाइट को रोका गया, स्पीड कम की गई, देन बाय द मेन पैराशूट, फिर उसके बाद में एक मुख्य पैराशूट खुला जिसके द्वारा उसकी स्पीड कंट्रोल की गई। फाइनली द मॉड्यूल स्प्लैश्ड इनटू द बे अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम श्रीहरिकोटा, फिर उसके बाद में ये जो मॉड्यूल है समुद्र में जाके गिर गया, पानी में गिर गया थोड़ी ही दूरी पर श्रीहरिकोटा से, ठीक है। वेयर द इंडियन नेवी हॉल्ड इट आउट, जहां पे इंडियन नेवी ने उसको बाहर निकाला, ठीक है। द CES ऑल्सो स्प्लैश डाउन फार्दर डाउन रेंज, बोल रहे हैं CES भी समुद्र में और गहराई में जाके डूब गया, मतलब वो भी क्योंकि वो भी बे ऑफ बंगाल में गिरा तो वो भी ज्यादा गहराई में उनको मिल गया, नेवी ने उसको भी रिकवर कर लिया। द फ्लाइट टेस्टेड द CES एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द क्रू इन केस द रॉकेट malfunctioned एंड कलेक्टेड डेटा via सेंसर्स टू इन्फॉर्म फ्यूचर टेस्ट। बोल रहे हैं अब ये जो फ्लाइट थी इसका मकसद क्या था, बे ऑफ बंगाल में डूब गए तो क्या वो फेल हो गए? फेल नहीं हुए, वो जानबूझ के इस तरीके की फ्लाइट बनाई गई जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि क्या ये जो CES है वो इस काबिल है कि अगर आपको पता है रॉकेट अगर हम मैन मेड मतलब ह्यूमंस को बैठा के रॉकेट अगर ऊपर भेजेंगे ह्यूमन को बैठा के किसी भी, तो वो जाते आते वक्त अगर क्रैश होता है, अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है, हम कल्पना चावला को खो चुके हैं, जाहिर सी बात है हम और व्यक्ति ऐसे खोना नहीं चाहते है ना। हालांकि वो इंडिया का स्पेस मिशन नहीं था बट स्टिल एक इंसान की जान गई तो वो चीज नहीं करना चाहते हम, तो हम क्या कर रहे हैं ये देख रहे हैं कि क्या CES ऐसी किसी स्थिति में अंदर बैठे हुए क्रू को बचाने में काबिल है, सक्षम है। और इस CES में और जो रॉकेट था उसमें जो भी डेटा था उसमें सेंसर्स द्वारा ये सारा डेटा कलेक्ट करा गया और ये फ्यूचर में होने वाले जितने भी टेस्ट होंगे उनके लिए ये मददगार साबित होगा। The test value will be based on this data, और ये टेस्ट कितना कारगर साबित हुआ, सही साबित हुआ, वो इसी डेटा के ऊपर अब सारा कुछ निर्भर करता है। According to ISRO chairman S. Somnath, ISRO has many tests planned to develop confidence that the organization can safely launch humans to orbit. बोल रहे हैं कि अगर हम इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ की माने तो इसरो ने और भी बहुत सारे टेस्ट जो हैं प्लान करके रखे हुए हैं जिसकी वजह से इसरो के अंदर ये विश्वास उत्पन्न होगा, कॉन्फिडेंस आएगा जिसके तहत हम इंसानों को भी स्पेस में भेज पाएंगे। Even the parachutes used for TVD-1 underwent 16 tests. बोल रहे हैं यहाँ तक कि जो पैराशूट इस्तेमाल किए गए ना इसमें TVD-1 में वो उनके भी 16 टेस्ट हुए थे। Such fastidiousness is non-negotiable. बोल रहे हैं ऐसा जो बारीकी की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, छोटी से छोटी बारीकियों की तरफ ध्यान दे रहा है। fastidiousness का मतलब होता है छोटी से छोटी बारीकी की तरफ, डिटेल की तरफ जो ध्यान दिया जा रहा है, ये नॉन नेगोशिएबल है, यानी कि ये ऐसी चीज नहीं जिसको टाल सकते हैं, जरूरी है भाई, इंसान की जान की बात है, ठीक है। तो और ऊपर से फंड जितना ज्यादा लगेंगे, दोनों चीजें हैं। अगर एक रॉकेट फेलियर होता है, एक स्पेस लॉन्च अगर फेल होता है तो करोड़ों का नुकसान है, एक हमारे देश के टैक्स पेयर्स का पैसा करोड़ों का नुकसान है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसी बारीकियों पे ध्यान रखना नॉन नेगोशिएबल है, यानी कि इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, करना चाहिए, बारीकियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। TVD-1 was supposed to have been conducted at 8 AM। अब देखो, अब इस जो लॉन्च हुआ ये पहले उसकी अपलोड कर दिया पूरा अच्छे से कि हाँ बहुत अच्छा किया। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि TVD-1 जो है ये 8 बजे लॉन्च होना था, व्हेन अनफेवरेबल वेदर पुश्ड इट टू 8:45 AM। फिर वहां पे कुछ वेदर में गड़बड़ होगी, वेदर ठीक नहीं था तो उसकी वजह से लॉन्च 8:45 तक डिले हो गया। देन however the automatic launch sequence held back the launch with a few seconds on the clock. Mr. Somnath subsequently announced that TVD-1 would be postponed. फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस है उसकी वजह से कुछ सेकंड्स की डिले हो गई, कुछ सेकंड्स पीछे चला गया लॉन्च। और तो फिर मिस्टर सोमनाथ ने बोला, उसके बाद उनको लगा कि शायद आज हम TVD-1 नहीं करेंगे, उसको हम पोस्टपोन करेंगे। बट इसरो पर्सनल वर एबल टू क्विकली आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अब क्योंकि देखो अपने आप डिले होना तो मतलब बड़ी बात है, अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, फिर लॉन्च फेल हो जाता है, इसलिए उन्होंने एहतियातन बोला कि आज हम लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि इसरो के जो लोग थे वहां पे, उन लोगों ने जल्दी से प्रॉब्लम ढूंढ निकाली और उसको रिजॉल्व कर दिया। एंड द लॉन्च वाज रीशेड्यूल्ड फॉर 10 AM और फिर लॉन्च हो गया 10 बजे पहले।
दीज चेक्स एंड बैलेंसेज आर एक्सपेंसिव। बोल रहे हैं जो छोटी छोटी ऑन द स्पॉट चीजें करनी पड़ती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बट आर इन प्लेस टू प्रिवेंट ग्रेटर कॉस्ट लेटर। लेकिन ये हम कर सकते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चेंजेस करना, ऑन द स्पॉट कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई, थोड़ा डिले करना पड़ा, ये सब चीजें हैं एक्सपेंसिव होती हैं, पर ये हम फिर भी वहन कर लेंगे। अगर फेलियर होता है तो वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा भारी होगी, या फिर हम जो करना चाह रहे हैं इंसान की जान बचाना, उसकी कॉस्ट ज़्यादा भारी होगी अगर हम वो नहीं कर पाते तो। प्लान्स फॉर द प्रोग्राम वर फर्स्ट रेडीड in 2009 at an estimated 12,400 करोड़। बोल रहे हैं ये जो प्रोग्राम है इसके लिए जो प्लान था वो सबसे पहले 2009 के दौरान में तैयार किया गया था, ठीक है, और जिसकी उस टाइम पे लागत बताई गई थी 12,400 करोड़। द यूनियन कैबिनेट ग्रांटेड इट्स अप्रूवल इन दिसंबर 2018 एट 9,023 करोड़ एज्यूमिंग फर्स्ट फ्लाइट बाय 2022। फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी 2018 दिसंबर में, और बजट जो घटा के कर दिया 9,023 करोड़, और उन्होंने अनुमान लगाया हुआ था कि पहली फ्लाइट जो है 2022 में लॉन्च कर दी जाएगी, पर बीच में क्या आ गया, कोविड-19, ठीक है। बट the COVID-19 pandemic and other commitments have caused delays such that the earliest the first crewed flight can happen is currently 2025। बोल रहे हैं कि फिर कोविड-19 पेंडेमिक और कुछ और चीजें आई और परेशानियां आई जिनकी वजह से डिले हो गया। कुछ और कमिटमेंट्स थे जो पहले करना जरूरी था, चंद्रयान भेजना ज्यादा जरूरी था तो पहले वो किया गया। तो बोल रहे हैं इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो गया, और इतना डिले हो गया कि अब जो हम सबसे फास्ट भी अगर काम करें, तेजी से भी काम करें, तो पहला क्रूड फ्लाइट यानी कि पहला इंसानों को बैठा के जो फ्लाइट हम भेज सकेंगे वो 2025 तक भेज सकेंगे। Last week, Prime Minister Narendra Modi called on ISRO to launch humans to moon by 2014। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको कॉल करा इसरो को और बोला कि हम 2040 तक इंसानों को चांद पे भेजेंगे, तो तुम इसके लिए अपनी कमर कस लो। Even with the requisite financial support, this would be a very tight deadline। बोल रहे हैं अगर हम फंड्स को नजरअंदाज भी कर दें, मान लो हमारे पास सारा पैसा आ भी जाता है इसको प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो भी 2040 तक की जो डेडलाइन है वो बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा करीब है ना। अभी हम अगर अपने पर्सपेक्टिव से सोचें तो अभी हम 2023 में हैं, 2040 तो कितना दूर है। बट क्योंकि डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, और क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही इसरो की पूरी टीम जो है, किसी एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही, सबको अलग अलग टास्क डिवाइड किए गए होंगे। हो सकता है इस प्रोजेक्ट पे 20 लोग हों, 25 लोग हों, 100 लोग हों, ठीक है, तो वो 100 लोग 2040 तक ऐसा, अभी तो सिर्फ हमने 17 किलोमीटर 12 + 17 किलोमीटर तक हमने प्रैक्टिस करी है। अब स्पेस में भेजने के लिए और ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा वहां पे एनवायरमेंट कंडीशंस अलग होती हैं, स्पेस वैक्यूम अलग होता है, तो ये सब चीजें टेस्ट कर कर ही हम 2040 तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। इवन बोला कि ठीक है डेडलाइन तो भी बहुत पास है, बट एज विद फास्टिडियसनेस कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिक्स हैज ऑल्सो रेंडर्ड रिटर्निंग टू द मून नॉन नेगोशिएबल। बोल रहे हैं पर बारीकियों को जिस तरह से ध्यान दिया जा रहा है, और जो हमारे जियो पॉलिटिक्स यानी कि जो देश पहले इंसान को भेजेगा वहां पे, अब साउथ पोल पे जाने की बात हो रही है मून के, तो साउथ पोलर रीजन में जो ज्यादा पहले भेजेगा उसकी वाहवाही ज्यादा होगी। तो इसीलिए ये सब चीजें जो है वो प्रेरित कर रही हैं कि मून के ऊपर जाना अब नॉन नेगोशिएबल हो गया, इसमें कोई भी टाला मटोली अब नहीं कर सकते। Fortunately, with Gaganyaan, ISRO has indicated how a balance can be struck। तो शुक्र है भगवान का कि शुक्रगुजार हैं हम कि भाई गगनयान से इसरो को ये चीज पता चल गई है, इसरो ने ये साबित कर दिया है कि किस तरीके से हम एक बैलेंस बना सकते हैं, प्लान अहेड, पहले प्लानिंग कर सकते हैं, बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा प्रोत्साहन दे सकते हैं, टेस्ट एग्जॉस्टिवली यानी कि बिना कोई रोक टोक के, बिना कोई चीज छोड़े हम टेस्टिंग कर सकते हैं, लॉन्च व्हेन रेडी, और फिर अंत में जब तैयार हो जाए तब लॉन्च कर दो, ठीक है।
द डेडलाइन मे बी मिस्ड, बोलते हैं हो सकता है कि डेडलाइन मिस हो जाए, बट द मिशन कैन बी अंडरटेकन विद कॉन्फिडेंस व्हाइल ऑल्सो इम्प्रूविंग लोकल कैपेबिलिटीज। बोल रहे हो सकता है कि डेडलाइन मिस हो जाए, हो सकता है हम 2040 तक ना भेज पाए, लेकिन जो हमने मिशन हाथ में लिया है वो हम कॉन्फिडेंस से करेंगे, पूरा भरपूर आत्मविश्वास से करेंगे और अपने देश में स्वनिर्मित चीजों का और ज्यादा विकास करते हुए करेंगे, उसमें और ज्यादा डेवलपमेंट करते हुए करेंगे। तो ये था पैसेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स accurately describe the events that took place during the TVD-1 test flights conducted by the Indian Space Research Organization। बोल रहे हैं TVD-1 फ्लाइट के दौरान में क्या घटनाक्रम हुआ, वो कौन सी स्टेटमेंट्स में से बताती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। द लॉन्च व्हीकल कैरिड अ क्रू मॉड्यूल टू एन अल्टीट्यूड ऑफ 12 kilometer before the crew escape system detached and climbed to 17 kilometer। करेक्ट है ये। The crew module splashed into Arabian Sea। Arabian Sea में क्यों गिरेगा भाई? The primary purpose of the flight was to test the CES ability to protect the crew in case of a rocket malfunction। बोल रहे हैं कि जो प्राइमरी मुख्य पर्पस था इस फ्लाइट का वो ये था कि क्या CES जो है अगर कोई मैल फंक्शन हो जाता है तो उस दौरान में जो भी लोग इसके अंदर बैठे होंगे क्या उनको प्रोटेक्ट कर पाएगा। यही था उसका मेन पर्पस जांचने का, इसीलिए तो उसको टेस्ट किया जा रहा था, राइट। तो यानी कि फर्स्ट भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है। TVD-1 was originally scheduled to be conducted at 6 AM। 6 AM नहीं था, 8 AM पे होना था ओरिजिनली, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो केवल 1 and 3 आर करेक्ट, 1 and 3 ऑप्शन A इज करेक्ट। Which of the following statements best describes the importance of the tests conducted by the Indian Space Research Organization for the Gaganyaan human space flight mission? बोल रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि क्या कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये जो टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं इसरो द्वारा गगनयान के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए। तो क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई इन छोटे छोटे टेस्ट से हम भविष्य में होने वाला बड़ा जो नुकसान है उससे बच सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। द टेस्ट इंश्योर दैट द क्रू एस्केप सिस्टम कैन फंक्शन प्रॉपरली इन केस द रॉकेट मैल फंक्शंस एंड गैदर एसेंशियल डेटा फॉर फ्यूचर टेस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Based on the passage, which of the following can be inferred regarding the Indian Space Research Organization's approach to human spaceflight mission? उनका क्या नजरिया है, क्या ओपिनियन है, क्या उनकी अप्रोच है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए, उसके बारे में हमें कौन सी स्टेटमेंट बताती है करेक्टली। इसरो इज हैस्टी इन इट्स डिसीजन। हैस्टी मतलब जल्दबाजी करता है, उत्साही है अपने डिसीजंस में, ऐसा नहीं है। Safety and thorough testing are prioritized by ISRO even if they results in delay। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है कि भाई वो पहली प्राथमिकता सेफ्टी और रिगरस टेस्टिंग को दे रहे हैं चाहे इसमें डिले भी हो जाए। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आर सोल रीजन फॉर द डिले इन द मिशन। ये इनकरेक्ट है। केवल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है कि हमारे पास फंड्स की कमी है, केवल उस वजह से डिले नहीं हो रहा, क्योंकि हम टेस्टिंग वगैरह के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं उसकी वजह से भी डिले हो रहा है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यानी कि ओनली 1, ओनली 2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the primary reason as mentioned in the passage for the delay in India's human spaceflight mission? The Union Cabinet's decision to decrease the initial funding। कि यूनियन कैबिनेट का जो डिसीजन था कि उनने इनिशियल फंडिंग जो 12,000 करोड़ की मांगी थी, 12,000 समथिंग करोड़ की मांगी थी, उसको कम करके 9,000 कुछ करोड़ में दिया। तो ये कारण नहीं था ना पैसेज में ऐसा कि डिले इसलिए हुआ। द कोविड-19 पेंडेमिक एंड अदर कमिटमेंट कॉजिंग सेटबैक। ऑप्शन बी करेक्ट है कि कोविड-19 पेंडेमिक आया और उसके बाद कुछ और कमिटमेंट्स थे जिनकी वजह से ये जो मिशन था वो थोड़ा पीछे चला गया। Which of the following best describes the tone of the passage? तो टोन कैसी है पैसेज की? तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और क्रिटिकल एंड डाउटफुल, नो क्रिटिकल नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल, नो। इंफॉर्मेटिव एंड अप्रिशिएटिव, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पैराजंबल फॉर्म में एक स्टेटमेंट दिया है,
कुछ फिर आगे स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से एक कोई करेक्ट फॉर्म में है, ठीक है, तो हमें वही ढूंढ के निकालना। द विंटर एंड स्प्रिंग मंथ्स, विंटर सर्दियों का और स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु का महीना जो है, एंड मोस्टली अवेलेबल और ज्यादातर अवेलेबल होते हैं, टिल 2 decades और सो, 2 दशक या लगभग 2 दशक या इससे ज्यादा, टोमेटोज वर अ लग्जरी ड्यूरिंग मई जुलाई, टोमेटोज जो है वो मई या जुलाई के महीना मतलब में मिलना मतलब एक लग्जरी की बात होती थी कि आप बहुत पैसे वाले हैं अगर आपको मई से जुलाई के महीने के बीच में टमाटर मिल रहे हैं तो, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं, हमें एक चीज समझ में आ गई कि टमाटरों के ऊपर चर्चा हो रही है, टमाटर पे चर्चा, तो शुरुआत होगी कि लगभग 2 दशक या इससे ज्यादा समय पहले क्या होता था, टोमेटोज वर अ लग्जरी, टोमेटोज को एक लग्जरी माना जाता था अगर आपको मई जुलाई के महीने में मिल जाते थे, एंड मोस्टली, और क्योंकि ये ज्यादातर अवेलेबल कब होते थे, द विंटर एंड स्प्रिंग मंथ्स, क्योंकि ये ज्यादातर अवेलेबल होते थे विंटर या स्प्रिंग मंथ्स में। तो हमारा स्टार्ट हो रहा है टिल 2, टिल 2 से केवल देखो ये टोमेटो से स्टार्ट हो रहा है, टिल 2 decades और सो, टोमेटोज वर अ लग्जरी ड्यूरिंग मई एंड जुलाई एंड मोस्टली अवेलेबल इन द विंटर एंड स्प्रिंग मंथ्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। She donated $1,000 to the charity, but given the vast requirements, it was just a drop in the ocean. बोल रहे हैं उसने $100 जो है वो दान कर दिए, लेकिन उनकी जिस भी संस्था को जिस भी जगह में उन्होंने दान किए उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो $100 केवल समुद्र में एक पानी की बूंद के बराबर थे, यानी कि वो ना काफी थे, वो जितनी जरूरत थी उतने काफी नहीं थे, ठीक है। तो इसका क्या यहां पर आएगा, टू एग्जैजरेट समथिंग, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, टू एड सिग्निफिकेंट वैल्यू यानी कि काफी भारी मात्रा में, टू हैव अ लिटिल इफेक्ट, क्यों वो इतने कम थे कि उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बीच में ABCD को हमें रीअरेंज करना है। मैनुअल स्कैवेंजिंग इज बैंड इन द कंट्री, मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको हाथ से क्लीन करना निकालना जो है हिंदुस्तान में उसको बैन कर रखा है, बट द प्रैक्टिस प्रिवेल्स इन मैनी फॉर्म्स, लेकिन फिर भी आज भी कई अलग अलग तरीके से ये प्रथा जो है वो चल रही है। Government agencies have been instructed to collaborate to prevent such tragic incidents. बोल रहे हैं सरकारी जितनी भी एजेंसीज हैं उनको बोला गया है कि आप एक साथ मिल के काम करो ताकि इस तरीके की दुखद हादसे ना हो। अब किस तरीके के, यानी कि कोई घटना हुई होगी, कोई इंसिडेंट हुआ होगा, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसी के बारे में इसके जिक्र आया है, तो यानी कि ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब देखो ऑप्शंस में ए फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों हटा दो, तो ऑप्शंस को देख के पता चल रहा है कि सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। चलिए आगे देखते हैं। टेकिंग अ ग्रिम व्यू ऑफ द सिचुएशन, यानी कि इस सिचुएशन के ऊपर इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको देखते हुए, बारीकियां देखते हुए, ग्रिम व्यू का मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज समझते हैं, कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर आप बात करते हैं और देखते हैं कि भाई आगे में कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, ये होता है उसका मतलब। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्थिति को देखते हुए, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, द सुप्रीम कोर्ट हैज कॉल्ड फॉर द कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंप्लीटली, बिना, बिल्कुल जीरो होनी चाहिए मैनुअल स्कैवेंजिंग, यानी कि एक भी व्यक्ति मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये उन्होंने बोला। As many as 347 people have died while cleaning sewers and septic tanks in last 5 years. यही हादसा था जिसमें ए में जिस हादसे की बात की जा रही थी वो यही था कि पिछले 5 सालों में इंसानी सीवर को या फिर सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करते वक्त 347 लोगों की मौत हो चुकी है। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। दैट हैज टू बी द गोल। अब क्या इनकी मौत होना गोल होना चाहिए? तो सी के बाद में डी नहीं आएगा। पता चल गया, क्लियर हो गया, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि यही हमारा गोल होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए हमारा गोल? हमारा गोल होना चाहिए जो हमने जीरो की बात करी ना, कि बिल्कुल जीरो लोग होने चाहिए जो इसमें काम कर रहे हैं, तो यानी कि बी स्टेटमेंट के बाद में डी स्टेटमेंट आएगा। ये चीज क्लियर होगी। तो यहाँ पे देखो ये 2 बचे हुए हैं, इसमें बी के बाद में डी आ रहा है, इसमें डी पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है। ये हटा दो, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है।
तो द बैटल इज अबाउट ह्यूमन डिग्निटी, ये जो पूरा युद्ध है, पूरी जो लड़ाई है, ये इंसान की डिग्निटी के बारे में है. द एपेक्स कोर्ट हैज रिमाइंडेड द सेंटर एंड द स्टेट्स, यही बात जो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट मतलब सर्वोच्च अदालत जो है देश की, उसने केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को कही है. द हाई कोर्ट्स हैव बीन एम्पावर्ड टू ओवरसी केसेस रिलेटेड टू फर्टिलिटीज, और हाई कोर्ट्स को ये उन्होंने अधिकार दिया है कि इस तरीके के केसेस को आप ओवरसी कर सकते, मतलब कि उनको सुपरवाइज कर सकते हैं, उनको पहले ले सकते हैं, उनमें आप अपना संज्ञान ले सकते हैं. सीइंग द ग्राउंड रियलिटी दैट्स अ टफ आस्क, अगर जमीनी हकीकत को देखते हुए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा हम कुछ मांग रहे हैं, बहुत बड़ी बात है जो हम मांग रहे हैं. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, इट रिक्वायर्स अ चेंज इन माइंडसेट, बोल रहे हैं हमें एक तो पहली बात बहुत ज्यादा बड़ा मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश चाहिए, यानी कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि हमारे लोगों को वो मैनुअली करना ही ना पड़े. ठीक है. और उसके बाद में हमें हमारी मानसिकता को भी चेंज करना पड़ेगा. आपको पता है मानसिकता का जिक्र यहाँ पे क्यों आया है? बिकॉज जो पहले पुराने जमाने में हम जो आज कास्ट सिस्टम के ऊपर इतनी बहसबाजी करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो ये कास्ट सिस्टम्स बनाए गए थे वर्क को डिवाइड करने के लिए, और उसी डिवीजन में ये काम भी लोगों को सौंपा गया था कि आपने ये काम करना है. बट धीरे धीरे करके उसमें हमारी मानसिकता ये बन गई कि जो लोग ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते थे उनको हम घृणा की नजरों से, नीच, ये सब देखने लग पड़े. ठीक है. इस तरीके से हम उनको समझने लग पड़े. तो इसने क्या किया, हमारा माइंडसेट चेंज कर दिया, हमारा माइंडसेट कुरूप कर दिया. ठीक है. तो वही अब हमें अपना माइंडसेट भी सुधारने की जरूरत है कि ये जो लोग काम करते हैं वो लोग गंदे नहीं है, वो लोग खराब नहीं है. इंसान, वही बोला जाता है ना कि अगर भगवान ने फर्क बनाना होता तो वो कुछ डिफॉर्मिटी, कुछ अलग चीजें हमारे शरीर में पैदा करता. भगवान ने तो कोई फर्क नहीं बनाया, तो ये फर्क तो इंसानों द्वारा बनाया गया है ना. तो वो हमें माइंडसेट भी यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है. तो अब किस बात को लेके बोल रहे हैं माइंडसेट के चेंज करने की जरूरत है? कि सरकारी एजेंसीज को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कोलैबोरेट करो और इस तरीके की दुखद घटनाओं को रोको. ठीक है. पर इसके लिए अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और इसके लिए हमें बहुत बड़ा एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. तो अरेंजमेंट बन रहा है CBDA, ऑप्शन बी इज करेक्ट. द फ्लैग ऑफ द नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन कनेक्टिंग द शाहीबाद to Dohai Depot, a section of the proposed 17 किलोमीटर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर. बोल रहे फ्लैग ऑफ मतलब हरी झंडी देना, शुरुआत करना किसी चीज की. तो बोल रहे नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन जो कि शहीबाबाद को दोहाई डिपो से कनेक्ट करती है, उसकी जो शुरुआत की गई. और ये क्या है, शहीबाबाद से दोहाई वाला जो रीजन है ये क्या है, ये एक सेक्शन है. एक दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर बनाने की बात की गई है जो कि 17 किलोमीटर लंबा है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा भाग है. मार्क्स द लॉन्च ऑफ द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इन इंडिया. तो इसी के साथ में हिंदुस्तान में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की भी शुरुआत हो गई है. ठीक है. विजन ऑफ क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज द रेलवेज मिशन रफ्तार. बोल रहे हैं जो नजरिया था, विजन था इसका, दूरदर्शी जो एक विचार था वो ये था कि क्या किया जाए, वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान में क्रिएट किया जाए. और रेलवे का मिशन रफ्तार, जो अब मिशन रफ्तार आगे क्या इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, डिजाइन्ड फॉर अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, इट इज इन लाइन विद द मोदी गवर्नमेंट्स. बोल रहे हैं ये जो सिस्टम है डिजाइन किया गया है मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक रीच करने के लिए, और ये मोदी सरकार का जो एक क्या है विजन है उसके साथ में मेल खाता है. तो यहां से हमें पता चल गया मोदी गवर्नमेंट्स विजन ऑफ क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट, यानी कि सी के बाद में बी स्टेटमेंट आएगा. अब यहाँ पे सी के बाद में बी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सी के बाद में बी नहीं आ रहा, और यहाँ पे बी पहले सी बाद में, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो हट गए. ठीक है. अब सी स्टेटमेंट को देख के हमें ये भी पता चल रहा है कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये आधा अधूरा सा स्टेटमेंट है. तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर बच गया ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है. तो देखो अब सी के बाद में बी आ रहा है, ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है.
आगे बोल रहे हैं इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द सेंटर एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। अब किसकी बात की जा रही है, ये कौन है जॉइंट वेंचर? ये जो कॉरिडोर की बात की जा रही है वही है जॉइंट वेंचर, राइट? तो बोल रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक जॉइंट वेंचर है केंद्र सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों का एक मिला जुला जॉइंट वेंचर है, ठीक है? तो ए फर्स्ट स्टेटमेंट, सी सेकंड स्टेटमेंट, बी थर्ड स्टेटमेंट और डी हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The announcement of the regime citing security reasons and the need to promote domestic manufacturing had caused ripples in the Indian industry। बोल रहे हैं सरकार द्वारा जो ये अनाउंसमेंट किया गया, अब क्या अनाउंसमेंट किया गया आगे चल के पता चलेगा, जिसके हवाला क्या दिया गया कि सिक्योरिटी रीजंस हैं और हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहते हैं। इसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री, इंडियन आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चहल पहल उथल पुथल हो चुकी है, विच इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना, जो कि बहुत भारी मात्रा में इम्पोर्ट्स के ऊपर निर्भर करती है, खास तौर पे चाइना से होने वाले इम्पोर्ट्स के ऊपर। 2 months after hastily announcing a strict licensing regime for the import of laptops, केवल 2 महीने हुए जब सरकार ने बहुत आनन फानन में अनाउंस किया, जल्दबाजी में अनाउंस किया क्या कि हम इंपोर्ट किसके, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, इन सब के इंपोर्ट के ऊपर लाइसेंसिंग लगाएंगे। अब कि लाइसेंस होना चाहिए व्यक्तियों के ऊपर तो ही वो इन चीजों को इंपोर्ट कर सकता है। इसके केवल 2 ही महीने बाद द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ पोटेंशियली हैसल फ्री इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एम्ड एट मॉनिटरिंग शिपमेंट्स ऑफ आईटी हार्डवेयर। 2 ही महीने बाद केंद्र सरकार ने एक हैसल फ्री यानी कि बिना कोई झंझट वाला, ज्यादा पंगेबाजी नहीं, ज्यादा कागज पत्र नहीं चाहिए, वैसा इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसका उद्देश्य है कि वो आईटी हार्डवेयर से जुड़े जो शिपमेंट्स हैं उनको मॉनिटर कर पाए। ये लॉन्च कर दिया, ठीक है। रैटल्ड बाय द एडवर्स रिएक्शन, जो कि रैटल्ड मतलब बनाया गया, किया गया, बाय द एडवर्स जो खराब रिएक्शन देखे गए, सरकार ने फैसला ले लिया कि नहीं हम इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा देंगे, इन चीजों के ऊपर है ना, लाइसेंसिंग लगा देंगे, बैन नहीं पर लाइसेंसिंग चाहिए अब इसके ऊपर। उसके 2 ही महीने बाद उन्होंने हैसल फ्री इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम चालू कर दिया। इसका मतलब है कि उनको बैकलैश देखना मिला होगा काफी ज्यादा, ठीक है। द गवर्नमेंट हैड क्विकली डेफर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लाइसेंसिंग सिस्टम टू नवंबर। It has now done away with most of the curbs till September next year। तो जो केंद्र सरकार ने पहले बोला था कि भाई अब लाइसेंसिंग का काम हम 17 मतलब नवंबर महीने से स्टार्ट कर देंगे, इसके बाद लाइसेंसिंग चाहिए होगी, ये चाहिए होगा, वो उसको उनने अब टाल दिया है, सभी तरीके की रोक हटा दी है और बोला है कि अगले साल सितंबर में जाके देखेंगे कि क्या हम इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा हो गया जहां पे पहले अनाउंसमेंट की बात की गई कि केवल 2 ही महीने हुए थे जब लाइसेंसिंग की बात अनाउंस की गई थी, उसके बाद सरकार ने ये प्रोसीजर जो है अनाउंस कर दिया, ठीक है। इसके बाद में आता है कि ये जो अनाउंसमेंट आया है जिसमें सिक्योरिटी रीजंस वगैरह बताए गए हैं कि हम डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेंगे, ये सब चीजें बताई गई हैं, हैड कॉज रिपल्ड इन द इंडियन आईटी इंडस्ट्री विच इज हेविली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना। तो ये सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। और फाइनल पॉइंट हो गया कि रैटल्ड बाय, अब इन सबको खराब रिएक्शन मिल रहा था सरकार को, जिसकी वजह से उनको ये चीज हटानी पड़ी, जिसकी शुरुआत ये नवंबर से करने वाले थे लाइसेंसिंग सिस्टम की, अब बोला कि अगले साल सितंबर से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है RPQS, RPQS, ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, कंज्योर। कंज्योरिंग मूवी देखी है? तो कंज्योर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति नहीं है उनको वापस से देखने के लिए प्रेरित करना, मजबूर करना, जैसे होता है ना तांत्रिक साधना वगैरह, तंत्र मंत्र करके आत्माओं को बुलाया जाता है, तो वो होता है कॉन्ज्योर। फॉरनर, फॉरनर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। फॉरनर मतलब कोई बाहर देश से आने वाला व्यक्ति, राइट। तो फॉरनर की स्पेलिंग क्या होते हैं? FOREIGNER, जी साइलेंट होता है, फॉरनर। ऑप्शन बी है करेक्ट क्योंकि इसकी स्पेलिंग है इनकरेक्ट। इंट्रीग, इंट्रीग का मतलब होता है उत्साहित होना, ठीक है। आई वॉज इंट्रीग्ड बाय द फ्रेग्रेंस, आई वॉज इंट्रीग्ड बाय द आइडिया, तो मैं बहुत उत्साहित हो गया उस आइडिया से। समन मतलब बुलाना, किसी को समन जाता है ना कि कोर्ट का समन आया है, तो कोर्ट ने आपको बुलाया है, आपको
पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे वहां पे हाजिर होना है. मदर सेड टू हर पेंट द रिवर ब्लू, यानी कि माँ ने उनको कहा कि भाई आप इस नदी को नीला रंग करो. ठीक है, तो अब इसको रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है. कैसे बदलेंगे? मदर टोल्ड हर टू पेंट द रिवर ब्लू. ठीक है, तो मदर सेड हर टू पेंट द रिवर ब्लू, मदर टोल्ड हर टू पेंट द रिवर ब्लू. ऑप्शन बी इज करेक्ट. द कैच शुड नॉट बी ड्रॉप्ड. अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो डोंट ड्रॉप द कैच. क्या बोलेंगे? डोंट ड्रॉप द कैच. लेट द कैच नॉट बी ड्रॉप्ड. हैव यू ड्रॉप द कैच? क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं. डोंट ड्रॉप द कैच. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओनली होम कुक्ड फूड इज ईटन बाय अस. तो अस यानी कि वी पहले आ जाएगा. वी अब क्या करते हैं? हम ईट खाते हैं. ठीक है, वी ईट ओनली होम कुक्ड फूड. ठीक है, सो वी आर ईटिंग, नो. वी एट, नो. वी ईट ओनली होम कुक्ड फूड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. वट एग्जैक्टली इज योर प्रॉब्लम विद मी. तुम्हारी क्या समस्या है मेरे साथ? तुम मुझसे क्यों इतना चिड़े हुए रहते हो? तो यहाँ पे अगर एग्जैक्टली इज योर में कोई सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है तो वो लिखो, नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड. तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ग्रेजुअली शी रियलाइज दैट ही वॉजंट टेलिंग द ट्रूथ. धीरे धीरे उसे समझ में आया कि वो सच नहीं बोल रहा था. तो धीरे धीरे समझ में आया यानी कि उसका विपरीत हमें एंटोनिम बताना है. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एकदम से समझ में आ गया, झट से समझ में आ गया. तो झट से क्या होता है? एब्रप्टली, झट से वो बोल दिया. सो ऑप्शन ए एब्रप्टली इज करेक्ट. कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, स्टेडीली मतलब धीरे धीरे, रेडीली मतलब एकदम से मौजूद था वो चीज. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए एब्रप्टली इज करेक्ट. The National Conference of Food Ministers failed to resolve the issue of the dash of rice and wheat sales to states under the open market sales scheme. बोल रहे हैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई फूड मिनिस्टर्स की. ठीक है, जिसमें कि वो फेल हो गए. किस चीज पे? कि कोई भी निष्कर्ष निकाल पाए किस बात के ऊपर? जो समस्या उत्पन्न हुई है ऑफ राइस एंड व्हीट सेल. किस बारे किस चीज की समस्या है? कि राइस और व्हीट की सेल जो कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत की जाती है स्टेट्स को, उसके ऊपर. द डैश सेंटर्स आफ्टर, जिसके क्या हुआ है? सेंटर ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है, तो उसके बाद इसको कैसे कर पाए उसके ऊपर कोई भी वो नतीजे पर नहीं पहुंच पाए. द मीट वॉज टू डिस्कस टॉपिक सच एज एन एक्शन प्लान फॉर द डैश ऑफ कोर्स ग्रेन्स एंड अ स्ट्रेंथन्ड फोकस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. बोल रहे जो मीटिंग थी इसका उद्देश्य था कि वो ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करे और उनके ऊपर एक्शन प्लान बनाए, जैसे कि क्या? जो कोर्स ग्रेन यानी कि जो जरूरी स्टेपल फूड कोर्स ग्रेन्स हैं, जरूरी खाने पीने की जो चीजें हैं, मुख्य चीजें हैं, उनके ऊपर कुछ सलाह मशवरा बना पाए, एक्शन प्लान बना पाए कि अब हम आगे क्या कैसे कैसे काम करेंगे, और हमारा जो फोकस है फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को उसको मजबूत कर पाए. हाउएवर डैश द रो इन कर्नाटका ओवर सेंटर स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन OMSS, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट देयर वुड बी अ सोल्यूशन. बोल रहे हैं हालांकि जो अभी कर्नाटका में स्थिति बनी हुई है, किसके बाद? केंद्र द्वारा जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं OMSS के ऊपर, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि कोई सोल्यूशन निकल पाएगा. द नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर फूड मिनिस्टर्स फेल्ड टू रिजॉल्व द इशू ऑफ द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ राइस सर्कमस्टांस इक्वेंसेस. तो यहाँ पे डिसकंटिन्यू हुआ है ना राइस और व्हीट की सेल्स, डिसकंटिन्यूएंस. सो यहाँ पे समाप्ति या रोक देना. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सर्कमस्टांस यानी कि परिस्थिति, एक्वेसेंसेस यानी कि मान्यता या सहमति. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑफ राइस एंड व्हीट सेल टू स्टेट्स अंडर द ओपन मार्केट सेल स्कीम डैश द सेंटर्स रिस्ट्रिक्शन. इन डोमेन ऑफ का मतलब है किसी विशेष क्षेत्र में. इन व्यू ऑफ जिसका मतलब है किसी कारण के वजह से, किसी वजह से ये काम किया गया. तो किसी वजह से, किस वजह से हुआ ये सब चीजें? क्योंकि सेंटर ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं. तो यहाँ पे इन व्यू ऑफ इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. द मीट वॉज टू डिस्कस टॉपिक सच एज एन एक्शन प्लान फॉर द डैश ऑफ फॉर दी. अब किस चीज के लिए एक्शन प्लान बनाना था? प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना. इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना. रिफाइनमेंट मतलब कि सुधारना किसी चीज को. स्टेटमेंट मतलब कि बयान. तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट यानी कि हासिल करने, खरीदने की बात की जा रही है ना, कि किस तरीके से कोर्स ग्रेन्स को खरीदा जाए. ऑप्शन ए इज करेक्ट.
however dash they row in Karnataka, however driven मतलब उससे प्रेरित, given rise to यानी कि किसी चीज का पैदा होना, result in यानी कि किसी का परिणाम, और given मतलब देखते हुए। तो हालांकि कर्नाटका में जो स्थिति है, जो लोगों का गुस्सा है, उसको देखते हुए ये माना जा रहा था कि कोई सोल्यूशन आ जाएगा, बट नहीं हो पाया। सो ऑप्शन ए ड्रिवन इज करेक्ट। दैट्स ऑल। आज के पैसेज में इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।